हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस का पार्ट। इसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक लेंथी है। तो आज की वीडियो में हम थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ हम फॉर्मेट का पार्ट भी कवर कर लेंगे। तो जितने फॉर्मेट हो पाते हैं, वैसे तो 3 फॉर्मेट मेन है। 2 तो क्वेश्चन के पार्ट बनते हैं और एक वर्किंग नोट का पार्ट बनता है। 2 कौन से? एक तो स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट, और एक है फंड फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट। और जो मैंने वर्किंग नोट का पार्ट बोला, जनरली उसके थ्रू आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, जिसको हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। अब उसके लिए क्या बनता है? एक रिपोर्ट फॉर्म में पीएनएल का पार्ट बनता है, या अकाउंट फॉर्म में जनरली यानी टी शेप बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट साइड के फॉर्म में एक एडजस्टेड पीएनएल बनता है, जिसके थ्रू हमारा बाय एफएफओ निकल के आता है। मैं बाय एफएफओ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जनरली आपका प्रॉफिट निकल के आता है, या कभी कभी आपका क्या है, लॉसेस का पार्ट भी निकल के आ सकता है। तो हम कवर करेंगे एक तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे आप फंड फ्लो एनालिसिस के थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि इसको ब्रेक कीजिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड समझना जरूरी है, फिर फंड फ्लो समझना जरूरी है। फ्लो तो आपको पता ही क्या होता है, इनफ्लो आउटफ्लो। जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो फंड से रिलेटेड इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, फिर उसी को आपको स्टेटमेंट पे दिखाना है। तो एक तरीके से क्या हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे जो ये मीनिंग दे रखी है, पहले ये मत कवर कीजिए, पहले हम क्या कवर कर लेते हैं कि फ़ंड क्या होता है, क्योंकि मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, जब भी हम फ़ंड की बात करते हैं तो अलग अलग सेंस में अलग अलग बात करते हैं। एक तरीके से फ़ंड का मतलब कोई इकोनॉमिक वैल्यू की बात करता है। अगर आप ग्रुप ऑफ असेट की बात करते हो तो वो भी एक तरीके से फ़ंड है। अगर आप सिंगल असेट की बात करते हो तो वो भी फ़ंड है। तो अगर नैरो सेंस की बात करोगे तो कैश एक सिंगल असेट, वो भी एक फ़ंड है। ठीक है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हम कैश की तरफ ही ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब कैश कितना रिसिप्ट हुआ, यानी कैश कितना इनफ्लो हुआ, और कैश कितना आउटफ्लो हुआ, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से फंड है। तो वो नैरो कॉन्सेप्ट है जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट आ जाता है, जिसे हम पॉपुलर सेंस में बोलते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने 3 सेंस में कवर कर रखा है, नैरो सेंस, ब्रॉडर, पॉपुलर। ये बोल रहा है अगर आप कैश लेके सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट इज इक्वल टू कैश फ्लो स्टेटमेंट कब हो जाएगा? सिर्फ जब आप कैश का यूज़ करते हो। ठीक है, और कैश के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, कितना रिसिप्ट हुआ है और कितना डिसबर्समेंट हुआ है, यानी कितना पेमेंट हुआ है। पढ़ के देख लेना, यही बोल रहा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कब किसके इक्वल हो जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के, जब सिर्फ हम कैश की बात करते हैं। अब ब्रॉडर सेंस में फंड का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करी, ठीक है, ये बोल रहा है मनी वैल्यू जिस भी फॉर्म में हो, चाहे मैन फॉर्म में हो, चाहे मेटल फॉर्म में हो, चाहे मनी फॉर्म में हो, चाहे मशीनरी फॉर्म में हो, चाहे अदर्स फॉर्म में हो, यानी ये सारे कैपिटल फंड की बात कर रहा है। ऊपर वाला कौन सा फंड था, कैश फंड। ये कौन सा फंड है, कैपिटल फंड की बात कर रहा है। जबकि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें फंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करते हैं तो वो कब होता है, जब भी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होती है, याद रखना। यानी कैश के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, इसके अलावा अदर करंट असेट में प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये पार्ट आता है, बीआर का पार्ट आता है आपका। तो ये जनरली आपने देखा, करंट इन्वेस्टमेंट आता है। तो जब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर अफेक्ट होती है तो उसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ फंड हुआ या एप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ। अब वो कैसे अफेक्ट होगी वो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट देखते हो तो फंड में किसकी बात करते हैं, हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के लिए क्या सोर्स आपने यूज़ किया। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट थे, मैंने उसको बेचा, उसको बेचने से क्या आया, कैश आया। अब देखो, कैश किसका हिस्सा है, वर्किंग कैपिटल का। तो मैं क्या बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट बेचने से सोर्स ऑफ फंड हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉन करंट के साथ करंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो याद रखना, जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड करंट की होती है और एक नॉन करंट की होती है। कैसे, वो भी आपको डिटेल में आगे पार्ट पता चल जाएगा। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि अगर कैश कॉन्सेप्ट लेता तो सिर्फ वो कैश फ्लो हो जाता। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, आपको पता है कि जब भी आप कैश की बात करते हो या कैश का शुरू में बिजनेस में यूज़ करते हो तो उससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, मतलब स्टॉक हो गया। उसको आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया। और बीच में WIP का स्टॉक होता है, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। उसको जब आप बेचते हो, सेल करते हो, तो आपको पता है कि कुछ उधारियाँ रहती है, मतलब डेटर का पार्ट आता है। फिर डेटर से आपको कैश मिलता है, या आपको डायरेक्ट कैश सेल होती है तो कैश मिलता है, फिर उसको आप बिजनेस में यूज़ करते हो, फिर रॉ मटेरियल खरीदते हो। ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ कैश का पार्ट ही आपको नहीं लेना, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, पूरे के पूरे रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हमने कैसे उसका यूज़ किया है। ठीक है,
और देखिए मैंने आपको क्या बोला कि वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होती है तब जाके हम क्या बोलेंगे फ्लो ऑफ फंड हुआ है। वर्किंग कैपिटल अगर अफेक्ट नहीं हो रही तो फ्लो ऑफ फंड नहीं होता। वो कैसे, वो आप पहले फॉर्मेट देखेंगे और मैं क्या करूंगा कि जो मैं अगली वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन बताने वाला था उसका एक पार्ट, मतलब वही शेड्यूल या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट आपको सबसे लास्ट में कवर करा दूंगा या बीच में कवर करा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट ऑफ फंड हैज़ एमर्ज due to the fact that total resources of a business are invested partly in fixed asset in the form of fixed capital and partly kept in the form of liquid और नियर लिक्विड फॉर्म एज वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब आप सिर्फ कैश ही मत लो कि जो लिक्विड फॉर्म में या बैंक, इसके अलावा आप वो भी चीज़ें लो जो कि लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली है, मतलब वर्किंग कैपिटल में यही आता है। तो जनरली आपको पता है डेटर स्टॉक आपका कभी भी बिक सकता है, डेटर से आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको बताए कि आपने 1 महीने की क्रेडिट दी है, यानी 1 महीने की बाद आपको पैसा मिलेगा ड्यू डेट बाद, तो जनरली हम क्या बोलेंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। तो याद रखना जब भी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होती है तब जाके हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फंड होता है, मतलब फ्लो ऑफ फंड का पार्ट होता है। अब देखिए फ्लो ऑफ फंड में यही बोल रखा है कि फ्लो मीन्स मूवमेंट एंड इंक्लूड बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। टर्म फ्लो ऑफ फंड मीन्स ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम वन असेट टू अनादर एंड वन लाइबिलिटी टू अनादर। अब देखिए मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि जब भी फ्लो फंड का पार्ट लेते हो तो एक पार्ट आपका नॉन करंट होना चाहिए और एक पार्ट आपका क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। अगर आप करंट से करंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कभी भी देखना आपका वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं होगी। करके देख लीजिए, आप कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, क्योंकि देखिए आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मैं बोलूँगा कोई एग्जांपल तो आपको खुद का भी आना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा कि कोई करंट का एग्जांपल दीजिए तो आपको पहले बैलेंस शीट में ये पता होना चाहिए कि नॉन करंट क्या होते हैं और करंट क्या होते हैं, इतना तो आपको आता ही है। चलिए अगर नहीं भी आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराया था, उसमें मैंने आपको शेयर होल्डर फंड बताया था, तो आपको पता है कि वो इंटरनल इक्विटी की बात कर रहा है या ओनर्स इक्विटी की बात कर रहा है, प्रोपराइटर फंड या नेटवर्थ की बात कर रहा है। तो उस केस में सारा का सारा क्या है, नॉन करंट ही होता है। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितने भी रिजर्व है, रिजर्व में क्या आता है, जनरल रिजर्व आ जाता है, कैपिटल रिजर्व आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट आ जाता है। इसलिए देखिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से कहीं नहीं करवाया, मैं यहाँ पे लिखवाऊँ क्यों, क्योंकि जनरली आपको पता ही है। और दिमाग लगाइए कि नॉन करंट लायबिलिटी खुद ही क्या है, नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म है, तो इसका मतलब बाकी सारे क्या है, ये करंट लायबिलिटी करंट से रिलेटेड होंगे। ठीक, तो सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की बात करते हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करते हो, इसके अलावा और मेरे को ध्यान आ रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करते हो, लॉन्ग टर्म के अगर ट्रेड पेबल्स आ गए तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल क्रेडिटर्स ये इसमें आ जाते हैं जो कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनते हैं। और किस शेड्यूल में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जनरली लेते हो वो नॉन करंट एसेट लेते हो, तो जितनी भी आपकी फिक्स एसेट आ गई, चाहे टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, नॉर्मल बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देख लिया था। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं आपके। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बोल दी गलती से। तो आपको पता है कि जो आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आ गए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट आता है आपका, डेफर्ड टैक्स असेट आती है नेट, और इसके अलावा अदर कोई भी आपकी नॉन करंट असेट है, यानी लॉन्ग टर्म जो भी असेट है वो आ जाती है। और करंट में क्या आ जाता है, वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर आपको ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट आता है, इन्वेंट्रीज का पार्ट आता है, फिर करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी आता है। ठीक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, करंट असेट बोल रहा हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, वो आपकी करंट असेट का पार्ट है। अब आपको पता चल गया। तो जनरली बोल रहा है कि अगर करंट से करंट का कोई भी एग्जांपल देखिए तो क्या हो सकता है, सपोज करो कि आपको डेटर से कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब आप क्या कीजिए, एक एग्जांपल खुद ही लेके देख लीजिए कि पहले आपका मान के चलो करंट असेट 1 लाख की थी। ठीक है, देखना चेंज होगा या नहीं होगा, देखना वर्किंग कैपिटल में चेंज की बात कर रहा हूँ। पहले कितनी थी, करंट असेट 1 लाख की थी, और करंट लायबिलिटी कितने की हो गई, ये मान के चलो 60,000 की। तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है, ये मान के चलो कि पिछले साल आपकी ये 40 थी। अब आपको इस साल डेटर से कैश मिला, और जैसे ही आपको डेटर से कैश मिलता है तो कितने का मिलता है, 20,000 का मिला। तो डेटर यहीं पे थे करंट असेट में, और कैश भी करंट असेट में था। तो अगर आप खुद देखिए कि अगर आपको डेटर से कैश मिला तो कैश 20 से बढ़ गया और डेटर 20 से कम हो गया, मतलब करंट असेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। +20 -20 तो क्या आएगा, 1 लाख ही आएगा। करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, तो 1 लाख में से 60 जाओगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा। अब बताओ कुछ चेंज हुआ क्या वर्किंग कैपिटल में, पिछले साल से इस साल कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो याद रखना जब भी हम फ्लो ऑफ फंड की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगर किसी ट्रांजेक्शन से वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ फंड। अब उसमें इनफ्लो कब होगा, यानी इंक्रीज कब होगा या सोर्स कब होगा,
अगर उस ट्रांजैक्शन से फंड बढ़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ फंड या इनफ्लो ऑफ फंड। और अगर उस ट्रांजैक्शन से हमारा फंड डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन या यूज ऑफ फंड। जनरली इसमें यही दे रखा है, एक बार आप पढ़ के देख लेना, सेम टू सेम यही पार्ट है। तो फ्लो ऑफ फंड का मतलब ही यही है कि इकोनॉमिक वैल्यूज को आप ट्रांसफर कर रहे हो एक असेट से दूसरे असेट में, ठीक है, या एक लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी में, लेकिन वो क्या है, नॉन करंट से करंट है। अकॉर्डिंग टू वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट ऑफ फंड, द टर्म फ्लो ऑफ फंड रेफर टू द मूवमेंट ऑफ फंड इन द वर्किंग कैपिटल। आ गया कि फंड का जो मूवमेंट हो रहा है वो किस में हो रहा है, वर्किंग कैपिटल में हो रहा है। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये वाली लाइन है, ये आप चाहे पढ़ लीजिए, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, या आप बोलोगे सर हम तो कन्फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में क्या होता है, जब भी मैंने यूट्यूब पे कभी वीडियो डाली तो मैंने भी इतना ढंग से समझाया नहीं 1 साल पहले। ये मान के चलो, क्या पता मेरे को भी कॉन्सेप्ट पता नहीं था, या मैंने कुछ गलती कर दी होगी, या मैंने वो लाइन पढ़ी नहीं होगी, लेकिन अब मुझे प्रॉपर ये पता है कि इसका मतलब क्या है, या इसका चेंजेस होने से क्या फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ लाइन में देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ एनी ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इट इज़ सेड टू बी ए सोर्स और इनफ्लो ऑफ फंड। अगर मैंने ऊपर अभी कैश टू डेटर आपको बताया, अगर मैं बोलूँगा परचेज टू कैश तो वो भी क्या है, करंट है। लेकिन मैं बोलूँगा कि कोई ट्रांजैक्शन जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो उसे सोर्स बोलेंगे। अगर आप दिमाग लगाइए कि मैंने अभी आपको बोला कि करंट असेट 1 लाख की थी और करंट लायबिलिटी आपकी 60 की थी, तो जो वर्किंग कैपिटल है वो 40 की आ रही है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि मैंने 50,000 का लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, तो एंट्री क्या कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, कितने का, 50K यानी 50,000 का। तो आप देखिए अगर मैं करंट एसेट की बात करता हूं तो करंट एसेट में कितने हो गए, 1,50,000 हो गए। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि ये जो लोन है वो मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म का है। तो एक जगह करंट एक जगह नॉन करंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी वर्किंग कैपिटल अफेक्टेड हो रही है, वर्किंग कैपिटल चेंज हो रही है। कैसे, क्योंकि मेरी करंट एसेट 150 हो गई और करंट लायबिलिटी मेरी 60 ही है। तो इसका मतलब क्या है, 150 में 60 गए तो 90,000। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरी करंट असेट बढ़ जाती है तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाती है, 90,000 हो गई। तो 40 से 90 50,000। तो जितने से मेरी करंट असेट बढ़ती है वर्किंग कैपिटल भी बढ़ती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी ट्रांजैक्शन से, देखिए अभी मैं और समझाऊंगा आगे धीरे धीरे, मैं तो अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मेरे किसी ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो उसे सोर्स और इनफ्लो फंड बोलते हैं, और किसी ट्रांजैक्शन से अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे एप्लीकेशन है आउटफ्लो फंड बोल सकते हैं। इसका उल्टा ले लीजिए, लोन टू कैश करके देख लेना एक बार। तो आपको पता है पहले 1 लाख करंट एसेट थी, उसमें से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50। तो करंट एसेट से 50 और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और करंट लायबिलिटी कितनी थी, 60। तो नेगेटिव के 10,000 आ जाएंगे मेरे, बल्कि वर्किंग कैपिटल क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, मेरी कम हो गई। तो वर्किंग कैपिटल पहले 40 थी, अब माइनस की 10 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 कम हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, करंट एसेट बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है। करंट एसेट्स कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल कम हो रही है। और अगर आप करंट लायबिलिटी का पार्ट लेते हैं तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप डिनोट करता है, देख लेना करके। करंट लायबिलिटी, आप कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ाना, पर उसके साथ नॉन करंट होना चाहिए, या रखना नॉन करंट के साथ करंट। अब देखिए ये मैंने बोला नॉन करंट के साथ करंट, तो ये इसी लाइन में भी दे रखा है, फिर इसके बाद यही पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ भी दे रखा है। और एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको फटाफट, मैंने नीचे कवर कर रखा है स्टेटमेंट। अब नीचे पता नहीं क्यों कवर कर लिया, यहाँ नहीं कवर करना चाहिए था, चलो फिर भी कवर कर दिया, आपको कहीं ना कहीं तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीडीएफ तो आपको पूरी रीड करनी है। तो यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में फ्लो फंड का पार्ट दे रखा है। तो याद रखना, जब भी मैंने बोला कि करंट से करंट, अभी मैंने आपको बताया भी था, देखो वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं हुई, करंट से करंट करके देख लेना, कोई भी एग्जाम्पल लेके। मान के चलो आपको डेटर से कैश मिला, मैंने बताया, आपने गुड्स खरीदा, आपने गुड्स बेचा, तो आपको पता है कि आपका स्टॉक गया, तो वो करंट है। और डेटर आ गया या कैश आ गया, कैश टू सेल्स, तो आपको पता है कि करंट से करंट, तो आप देख लेना फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉक गया और उतने से ही करंट एसेट वापस से बढ़ गई, डेटर के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में। तो आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हुआ ही नहीं। तो वर्किंग कैपिटल में चेंज कब होता है, जब सामने नॉन करंट ट्रांजेक्शन हो। सामने मतलब क्या है, अगर डेबिट में करंट तो क्रेडिट में नॉन करंट, ठीक है। अगर डेबिट में नॉन करंट तो क्रेडिट में करंट। तो देखिए करंट से करंट नो, और देखिए नॉन करंट से नॉन करंट नो, समझ गए। तो नॉन करंट से नॉन करंट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर करंट असेट से मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन करंट असेट यस, करंट लायबिलिटी से नॉन करंट लायबिलिटी यस, और इसी तरीके से यहाँ पे देख लेना, नॉन करंट असेट से करंट लायबिलिटी और करंट असेट से नॉन करंट लायबिलिटी, ये हो सकता है। अब मैं खूब सारे एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ, अब 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश ऐसे बोल सकते हो। तो बिल्डिंग क्या है, नॉन करंट,
और टू में क्या आएगा, टू बैंक या टू कैश में, करंट। तो देखिए नॉन करंट अकाउंट डेबिट टू करंट, यही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या है, फंड का फ्लो हो रहा है। ऐसे सोचिए। तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि बिल्डिंग मैंने बेची तो उससे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, टू बिल्डिंग। अब आप बोलोगे सर उस पर प्रॉफिट लॉस का पार्ट भी तो होता है। भैया वो किस में जाता है, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में, जो कि मैं आपको मेरे हिसाब से अगली वीडियो में ही वो फॉर्मेट बता पाऊंगा। अगर आप बोलोगे सर जैसे डेप्रीशिएशन लगा तो डेप्रीशिएशन टू बिल्डिंग, तो डेप्रीशिएशन देखो एक है ना, वो है ना, मैं बोल सकता हूँ टिपिकल टॉपिक है। पर आप जनरली डेप्रीशिएशन को वैसे मान के चलिए कि ये नॉन करंट होता है। क्या होता है, क्योंकि लिमिटेड यूज़ में हम उसको करंट बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उसको नॉन करंट ही बोलते हैं डेप्रीशिएशन को। क्योंकि डेप्रीशिएशन किस पे लगता है, फिक्स रेट पे लगता है। और हम ये मान के चलते हैं कि डेप्रीशिएशन से कोई भी हमारी रियल में एक्सपेंसेस पे नहीं हो रहा, नॉन कैश है ना, इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, उसको पीएनएल में ऐड कर देते हैं डेप्रीशिएशन को। तो जब आप एडजस्टेड पीएनएल देखोगे तो डेप्रीशिएशन आपको क्या दिखेगा, ऐड दिखेगा। तो इसको जनरली नॉन करंट मानते हैं और बिल्डिंग को भी नॉन करंट मानते हैं। तो हम बोलेंगे फ्लो ऑफ फंड हो रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए वो हमारा ना सोर्सेज में आएगा ना एप्लीकेशन में आएगा। आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट सुना होगा ना यार, आपने अंडर ग्रेजुएट में तो पढ़ाई होगा, तो आपको पता ही होगा कि एक जगह आपका सोर्स आता है, एक जगह आपका एप्लीकेशन या यूज़ आता है। सोर्स का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बोला कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो हो रही है उसके लिए सोर्स कहाँ से आ रहा है। देखिए अगर मैंने बोला इन्वेस्टमेंट बेचा, आपको एग्जांपल बताया था कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल यानी कैश आपका आ रहा है, ठीक है। तो किसको बेच के, इन्वेस्टमेंट को बेच के। तो हम क्या बोलेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सोर्स है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आपका सोर्स है। अब उससे ही आपने बिल्डिंग खरीद ली, मान के चलो जो भी आपके पास पैसा पड़ा है उससे आपने बिल्डिंग खरीद ली। तो आपको पता है कि उस सोर्स को आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो उसमें भी मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो भी फंड आया उसका मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, यूज़ कर दिया, तो मेरा पैसा चले गया। अब आप बोलोगे सर कभी कभी क्या होता है कि जो शेयर कैपिटल होती है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी करंट और ये नॉन करंट। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्लो फंड हो रहा है। आपने बोला सर कभी कभी क्या होता है कि पैसे की जगह यानी कैश की जगह हमें काइंड में मिल जाता है, जैसे स्टॉक आ जाता है, ठीक है, फर्नीचर का पार्ट भी आ जाता है, मतलब किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसमें फ्लो फंड कौन सा होगा। देखिए स्टॉक करंट है और इक्विटी शेयर कैपिटल नॉन करंट है, तो मैं क्या बोलूँगा, फ्लो फंड है। लेकिन अगर मैं फर्नीचर बोलूँगा तो फर्नीचर नॉन करंट है और इक्विटी शेयर कैपिटल नॉन करंट है, तो मैं फ्लो फंड नहीं बोलूँगा। क्योंकि आप याद रखना कि नॉन करंट से नॉन करंट फ्लो फंड नहीं होता, और इसी तरीके से करंट में फ्लो फंड नहीं होता। तो नॉन करंट के अपोजिट में करंट होना चाहिए और कुछ रटना ही नहीं है। रटना क्या, ये समझने का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस कब होती है, जब फ्लो फंड का, फ्लो फंड कब होता है, जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होता है। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट कब होता है, जब करंट के साथ एक नॉन करंट का पार्ट हो, वरना वो होगा भी नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कवर करा रहा था ये वाला पार्ट, अब ये पढ़ के देख लेना, यही है। ये बोल रहा है कि अगर फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट करोगे करंट में, मतलब नॉन करंट एसेट होती है फिक्स एसेट, उसको करंट में, या फिक्स लाइबिलिटी मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी को कन्वर्ट करोगे करंट में, तो ये फ्लो ऑफ फंड कहलाते हैं। लेकिन इफ़ करंट असेट्स आर चेंज विथ करंट असेट और करंट असेट आर चेंज इनटू करंट लाइबिलिटी, तो देखिए करंट आ गया, चाहे असेट से हो चाहे लाइबिलिटी से हो, पर करंट नहीं होना चाहिए, करंट का करंट से नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, बिकॉज देर इज़ नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो आप चाहे करके देख लेना एक बार, मैंने एग्जांपल भी बता दिया, कैश टू डेटर करके देखा तो वर्किंग कैपिटल में चेंज नहीं हुआ था। जबकि नॉन करंट से करंट करके देखना, कितना भी आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंज होगा। क्योंकि खुद दिमाग लगाइए, करंट से करंट कट ही जाता है तो इफेक्ट अपने आप क्या आता है, वही आता है। लेकिन जहाँ पे एक नॉन करंट होगा और एक करंट होगा तो कटेगा ही नहीं, और करंट के ट्रांजेक्शन के इफेक्ट के थ्रू वर्किंग कैपिटल भी चेंजेस होगी ही होगी। ठीक, सपोज वी गेट द मनी फ्रॉम डेटर, दिस इज नॉट फ्लो फंड बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज नॉट चेंज। बताया मैंने ये एग्जाम्पल, बोथ आइटम्स ऑफ करंट असेट्स एंड व्हेन करंट असेट चेंज इनटू करंट असेट देयर विल नॉट बी चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये बोल रहा है दोनों ही आइटम करंट असेट के हैं, और अगर दोनों ही चेंज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होता ही नहीं है। फ्लो ऑफ फंड कब होगा, यही पार्ट अभी हमने पढ़ा, देख लेना। फिर यही पार्ट हमने पढ़ा, नॉन करंट से करंट, करंट से नॉन करंट। इसी तरीके से आपको बोल रहा है एनी ट्रांजेक्शन विच अट्रैक्ट वन करंट अकाउंट एंड वन नॉन करंट अकाउंट देन इट इज़ ओनली फ्लो ऑफ फंड। यहाँ आपने देखा होगा असेट से असेट बोल रहा है या लाइबिलिटी से लाइबिलिटी बोल रहा है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक करंट असेट है तो क्या बता दूसरी नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकती है, ठीक है, या एक करंट लाइबिलिटी है तो दूसरी नॉन करंट असेट हो सकती है। ऐसा पार्ट आपने कवर किया हुआ है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू करे शेयर, किसके बदले में, स्टॉक के बदले में,
तो आप खुद दिमाग लगाइए कि एक करंट असेट है और एक क्या है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। आप बोलोगे सर ये नॉन करंट क्या है, तो शेयर होल्डर फंड है। भैया यहाँ पे सोचने के हिसाब से तो क्या बोलोगे, शेयर होल्डर फंड मैंने क्या बताया, नॉन करंट में जाएगा। तो एक करंट है और एक नॉन करंट का ट्रांजेक्शन है, तो क्या होगा, फ्लो फंड तो होगा ही होगा। तो आप देख लीजिए ये एग्जाम्पल अगर आप पढ़ते हो कि आपने मशीनरी खरीदी और जो भी क्रेडिटर है यानी सप्लायर है उसको आपने शेयर दे दिए, तो नॉन करंट से नॉन करंट अफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो यानी वर्किंग कैपिटल में ये नहीं आएगा, यानी फ्लो ऑफ फंड में ये जनरली नहीं आएगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल में तो कहाँ से आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये नहीं आएगा। यानी ना सोर्स का पार्ट बनेगा ना एप्लीकेशन का पार्ट बनेगा, इसकी एंट्री हम करेंगे ही नहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन जहाँ पे आपका क्या बोल दिया, मशीनरी टू बैंक, तो एक नॉन करंट और एक करंट, तो इसका मतलब फ्लो फंड हुआ है। तो यहाँ पे फ्लो फंड नहीं हुआ ऊपर वाले पार्ट में, और यहाँ पे फ्लो फंड हुआ है। यही आपको बोल रखा है, ये पढ़ के देख लेना, सेम बोल रखा है। अब देखिए कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, पर इसका मैंने डिटेल पार्ट भी कवर कर रखा है नीचे। ये तो मैंने पहले कवर कर लिए थे, फिर मुझे कुछ और मिले टॉपिक, तो मैंने सोचा कि आपको वो दे देता हूँ कवर करके, जिससे आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में और ज़्यादा आएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इनफ्लो ऑफ फंड बता रहा हूँ ना आपको, इनफ्लो मतलब सोर्स ऑफ फंड है। तो देखिए इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैं क्या बोलूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आपको बताया कि बैंक क्या है, करंट, और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या है, शेयर होल्डर फंड में आते हैं। ठीक, अब आप दिमाग लगाइए कि इक्विटी शेयर के साथ या प्रेफरेंस शेयर के साथ आप क्या करते हो, शेयर के साथ प्रीमियम पे इशू करते हो। तो 100 वाले 110 में तो आपको कितने मिलेंगे, 110 रुपये मिलेंगे, 110। तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा, 110। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 100। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है ये भी नॉन करंट है, क्योंकि बैंक तो क्या है, करंट, और टू कैपिटल क्या है, नॉन करंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है, नॉन करंट। तो इसलिए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर भी क्या आएगा, इनफ्लो फंड में दिखाएंगे। आगे समझ में, नॉर्मल पार्ट, डेबेंचर इशू करते हो और प्रीमियम के साथ इशू करते हो, तो डेबेंचर भी क्या है, नॉन करंट, और जो जब पैसा आया तो वो करंट है, तो करंट और नॉन करंट तो आपका आएगा ही आएगा। लॉन्ग टर्म लोन, अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। ठीक, अब आप बोलोगे सर आप सब तो इसमें क्या बता रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, जनरली यही होता है, अगर आप इसके साथ क्या करोगे, स्टॉक का पार्ट जोड़ दोगे कि लोन लिया, उसके बदले में क्या कर दिया हमने लोन लिया तो उसके बदले में सामने वाले ने हमको स्टॉक दे दिया या कुछ माल दे दिया, तो ऐसा भी हो सकता है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लोन, पर ये जनरली एंट्री आपको देखने को मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं क्या है, मोस्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वही होता है। जब भी आप दो पर्टिकुलर बैलेंस शीट का डिफरेंस देखते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप दो पर्टिकुलर बैलेंस शीट का डिफरेंस देखोगे वो यही तो कहलाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पे यही पार्ट दे रखा है। वैसे नीचे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन में कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देखिए ये बोल रहा है प्रीमियम ऑन इशू, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो एक करंट है और एक नॉन करंट है। आउटफ्लो में देखिए, अगर आप ऊपर देखोगे तो जनरली क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड। जो भी हमारा फंड इनफ्लो हुआ अब हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आप उसको प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू क्या होता है, बैंक। ठीक है, याद रखना। और देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक तरीके से क्या करते थे, जब भी आप क्रिएट करते थे, मतलब आपको पता है कि 5 साल की मैच्योरिटी है, 10 साल की मैच्योरिटी है, तो आपने इशू के समय ही प्रीमियम क्रिएट किया होगा, तो वो प्रोविजन के फॉर्म में होता है एक तरीके से, मान लो लॉन्ग टर्म, तो टू प्रीमियम आपने क्रिएट करा। अब आपको पता है कि 5 साल बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडीम करना है, तो उसके साथ प्रीमियम भी पे होगा, तो दोनों ही नॉन करंट है और ये क्या है, करंट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 100 रुपीज़ वाले प्रेफरेंस शेयर आपको 10 साल बाद 10% प्रीमियम पे करने हैं, तो उसका प्रोविजन आप अभी ही बना लोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से, और जब आप पे करोगे 10 साल बाद या 5 साल बाद मैच्योरिटी के बाद, तो आपको 110 पे करने पड़ेंगे। तो टू बैंक में कितना आएंगे, 110, यहाँ पे फेस वैल्यू आती है 100, यहाँ पे 10 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, 110 रुपये आपका क्या है, आउटफ्लो फंड का पार्ट आएगा, 110। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट, क्योंकि ये नॉन करंट होती है और पेमेंट करते हो तो वो करंट है। अब देखिए डिविडेंड पेड और जो टैक्स पेड होता है उससे रिलेटेड एक आता है प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, और एक आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आता है। तो एक प्रपोज डिविडेंड आता है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। इसमें लोगों को दिक्कत होती है जनरली, देखिए यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ फंड में दे दिया, ठीक है, तो इसने इसको क्या माना है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट माना है। क्या माना है, अगर जब भी आप एप्रोप्रिएशन का पार्ट मानोगे तो आउटफ्लो ऑफ फंड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाओगे और एडजस्टेड पीएनएल में भी चार्ज करोगे। समझ गए, या आप रट लेना। देखिए आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ में आएगा, अगली वीडियो के साथ समझ में आएगा।
अभी तो मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके से मानते हैं, याद रखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद रखना, अगर आप चार्ज मानते हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको वो पे करना ही है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि वो आपकी करंट लायबिलिटी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, करंट लायबिलिटी के फॉर्म में, जो कि हमें पता है कि शेड्यूल थर्ड उसका पार्ट वन क्या कहलाता है, बैलेंस शीट। तो जब भी आप कंपनी एक्ट के शेड्यूल थर्ड उसके पार्ट वन, जो कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप क्या करते हो, प्रपोज डिविडेंड लेते हो और प्रोविजन फॉर टैक्स का पार्ट लेते हो, यही लेते हो जनरली। आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जनरली वो आप मशीन में से लेस कर लेते हो, और वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म का पार्ट होता है, वो नॉन करंट होता है, याद रखना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन करंट होता है। आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो आप डेटर में से लेस कर लेते हो या उसको अलग से आप करंट लायबिलिटी में दिखाते हो, इनकी तरह ही। तो याद रखना, जब भी आप शेड्यूल थर्ड के हिसाब से, पार्ट वन के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट लायबिलिटी मानते हो, तो इसका मतलब इसको आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट और पीएनएल, एडजस्टेड पीएनएल, जिसके थ्रू क्या निकल के आता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आता है, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। तो जो कहाँ जाता है, फंड फ्रॉम स्टेटमेंट में जाता है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में वो जाता है पार्ट, तो वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। वापस बोल रहा हूँ, याद रखना, अगर आप इसको डिविडेंड और टैक्स पेड को क्या मानते हो, एप्रोप्रिएशन का पार्ट मानते हो, और एक होता है चार्ज। अगर एप्रोप्रिएशन का पार्ट मानते हो, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी मान लिया आपने। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया, वो पीएनएल में से भी एडजस्ट होगी, और जितना आपने पे किया है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी जाएगा, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी जाएगा, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, पीएनएल से भी एडजस्ट होगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा, समझ गए, ये मैंने लिखा हुआ है आगे। और अगर आप उसको चार्ज मानते हो, तो चार्ज का मतलब वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और करंट लायबिलिटी के हिसाब से मैं मानता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। वैसे दो पार्ट है, बोलते हैं कि दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ये भी और ये भी, पर मैं ये मानता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर एक कंपनी है और कंपनी अगर शेड्यूल के हिसाब से कुछ बना रही है और बैलेंस शीट में दिखा रही है कि भाई मेरा जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसमें करंट लायबिलिटी के पार्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड और ये पार्ट है, मतलब आप करंट लायबिलिटी दिखा रहे हो, तो आप चार्ज मान रहे हो। तो जब भी आप चार्ज मानते हो तो आप कहाँ दिखाओगे, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। आपको यहाँ पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ना पीएनएल में दिखाने की जरूरत है, ना आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन में दिखाने की जरूरत है, ना डिविडेंड को ना टैक्स को। तुम्हें पता है कि इंटरिम डिविडेंड भी है ना, प्रपोज डिविडेंड के अंदर मान लिया जाता है, जो बीच में डिक्लेयर होता है, तो उसको भी ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। पर क्या करें, जो अभी मैंने इलस्ट्रेशन लिए हैं वो सारे के सारे किसके लिए, किसके थ्रू लिए हैं, एप्रोप्रिएशन के थ्रू लिए हैं, न कि चार्ज के थ्रू। क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरे को कहीं से मिले, इसलिए मैंने सेम टू सेम पुट कर दिए। लेकिन मेरी ओपिनियन क्या रहती है कि जब भी आप क्या करो, कंपनी से रिलेटेड पार्ट देखोगे और प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स देखोगे, तो आप वो वर्किंग कैपिटल में चार्ज करना। वर्किंग कैपिटल में करते ही आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़। और आपको एडजस्टमेंट पीएनएल, जो एडजस्टेड पीएनएल का अकाउंट बनता है, उसमें भी पीएनएल में एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने एप्रोप्रिएशन बना लिया तो आपको दोनों जगह एडजस्ट करना है, और वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसने क्या करा, इसको एप्रोप्रिएशन माना और वर्किंग कैपिटल में नहीं दिखाया और आउटफ्लो ऑफ फंड में दिखा दिया। ड्राइंग बाय प्रोपराइटर मतलब क्या हो गया, वही पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको पता है ड्राइंग टू कैश या बैंक होता है, या पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक जनरली आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि आउटफ्लो फंड में आ सकते हैं। मीनिंग डेफिनेशन में क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग में क्या दे रखा है, इट इज़ ए मेथड बाय विच वी स्टडी चेंजेज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, जो कि बैलेंस शीट में आती है, एसेट और लायबिलिटी। तो एसेट और लायबिलिटी में भी जो भी चेंजेज हो रहा है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन बिगिनिंग एंड एंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 31 मार्च 19 उसकी बैलेंस शीट बनी हुई है और 31 मार्च 20, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का पार्ट आ गया और ये आपका क्या हो गया, करंट ईयर का पार्ट आ गया। तो उसके थ्रू क्या चेंज हुआ आपकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी में, तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। और जब आप नॉन करंट और करंट की बात करते हो, जनरली एंट्री की, जिसके थ्रू आप देखते हो कि यार लोन कितना बढ़ गया या कितना कम हो गया, डिबेंचर कितने इशू कर दिया नहीं कर दिए, तो आपको पता है कि सामने क्या होना चाहिए, करंट एसेट का पार्ट या करंट लायबिलिटी का पार्ट होना चाहिए, याद रखना। अगर नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी है, याद रखना, तो उसके अपोजिट में करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का पार्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉन करंट एसेट के साथ करंट लायबिलिटी होने चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहा। नॉन करंट एसेट के साथ करंट एसेट हो या करंट लायबिलिटी हो, समझ गए, या नॉन करंट लायबिलिटी के साथ नॉन करंट एसेट हो, करंट एसेट हो, कुछ भी हो, पर नॉन करंट के साथ करंट होना जरूरी है। तब हम क्या बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल में अफेक्शन हुआ है, यानी वो अफेक्टेड हुई है और उसके थ्रू वो चेंज हुई है, वो इंक्रीज हुई है
या डिक्रीज हुई है। तो जनरली जब भी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो वो क्या बताता है, शोइंग सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ज़्यादातर आप देखना इसमें नॉन करंट के पार्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। अब डेफिनेशन में आपको क्या दे रखा है, यही दे रखा है कि ये किसने बताई, फॉल्के ने। स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इज ए टेक्निकल डिवाइस डिजाइन टू एनालाइज द चेंजेज इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन टू डेट्स। सेम है। वैसे इसने क्या बोला, दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सोर्सेज फ्रॉम विच एडिशनल फंड वर डराइव्ड एंड द यूज टू विच दीज सोर्सेज वर पुट। अब देखिए मैं हमेशा फंड को वर्किंग कैपिटल बोलता हूँ, मुझे पता है इसमें। तो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल में ही चेंजेज हो रहा है। तो उसके लिए सोर्स कहाँ से आया, तो हमने वो इन्वेस्टमेंट बेचा, आपको पता है, हमने वो बिल्डिंग बेची, हमने वो मशीनरी बेची, उसके थ्रू हमारे पास क्या आया, कैश आया। तो हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से सोर्स ऑफ फंड का पार्ट आया। हमने शेयर कैपिटल इशू करी तो पैसा आया, हमने लोन लिया तो पैसा आया। तो हमने क्या बोला, हमारे पास वर्किंग कैपिटल अराइज हुई है, इंक्रीज हुई है, किसके थ्रू, उस यानी हमारे पास फंड अराइज हुआ है किसके थ्रू, उस सोर्स के थ्रू। तो सोर्स क्या है, लोन, समझ गए। सोर्स क्या है, डिबेंचर, ठीक। तो सोर्स ऑफ फंड मतलब सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल कैसे हमने डिराइव की है और उसका हमने यूज़ कैसे किया है, एंड द यूज टू विच दीज सोर्सेज वर पुट। इन सोर्सेज को हमने, जो भी हमने ये सोर्सेज लिए, इनको हमने कैसे यूज़ किया है। तो हमें पता है कि हमने खूब चीज़ें पेमेंट करने के लिए यूज़ किया हो सकता है। क्या पता हमने एक और फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी खरीद ली, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था तो हमने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी टू बैंक, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया, ठीक। अब देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा अभी यूजेज एंड सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस जिसको बोलते हैं। तो जनरली मैं आपको सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस का पार्ट नहीं बता रहा, इतने सारे हैं, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि थियोरटिकल पार्ट करते करते आप बोर हो जाओगे। तो अभी हमें क्या देखना है, और ये पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। एक चाहे आप ये भी देख सकते हो कि जनरली क्या बोल रहा है, जो प्रोफेसर एंथनी है, जिसकी आपने क्या करी, डेफिनेशन देखी, उसकी बुक थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टैक्शन केसेस। उसने फंड फ्लो को ऐसे एक्सप्लेन किया, वेयर गॉट वेयर गॉन। वेयर गॉट का मतलब कहाँ से आपने पाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड। और वेयर गॉन मतलब क्या है, कहाँ पे वो चले गए, यानी आपने कहाँ पे उसको लगाया, तो उसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो पहले फंड का सोर्स आया, ठीक है, कहीं ना कहीं से, और हमारे पास फंड अरेंज हुआ, उस फंड को हमने कहाँ अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आई और उसको हमने क्या कर दी, कहीं ना कहीं अप्लाई कर दी। और कहाँ अप्लाई करी है, जनरली नॉन करंट वाले पार्ट में ही अप्लाई की है, सीधी सी बात है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो इसमें स्टेटमेंट आता है। अब सबसे पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये आपको इतना समझ में नहीं आएगा। और एक देखिए जो आपको है ना, मैंने एक है ना पार्ट में कवर करके ऊपर दे रखा था पार्ट वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वो भी मैं आपको वापस बताऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो मैं फॉर्मेट के थ्रू बता रहा हूँ तो वो थ्योरेटिकली अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप बोल रहा है टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल पार्ट ये कवर कर लेंगे। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो मैं अगली वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन बता रहा था उससे रिलेटेड ये शेड्यूल आपको करके बता दूंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपको करंट एसेट दे रहा है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल दे रखा है, इंक्रीज और डिक्रीज, ये मेन है। तो याद रखना कि देखिए इसमें चार चीज़ें याद रख लेना, या आप क्या करना, सीधी सीधी बात है, एक पॉइंट याद रख लेना। अगर करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल का रिलेशनशिप देख रहे हो तो क्या होता है, डायरेक्ट। और करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का रिलेशनशिप देख रहे हो तो क्या होता है, इनवर्स, मतलब इनडायरेक्ट, उल्टा बोल दो, इनवर्स होता है, ठीक है। तो करंट असेट का डायरेक्ट कैसे, कि अगर करंट असेट बढ़ रही है पिछले साल से इस साल तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। अगर करंट असेट्स कम हो रही है पिछले साल से इस साल तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, समझ गए। तो ये प्लस होगी और ये माइनस, यानी कम होगी। कहने का मतलब प्लस माइनस नहीं करना, यहीं पे दिखाना है अमाउंट, ठीक। और अगर करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर करंट लायबिलिटी पिछले साल से इस साल बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। अपोजिट रिलेशनशिप है करंट लायबिलिटी का और वर्किंग कैपिटल का, इनवर्स, ठीक है। अगर करंट लायबिलिटी पिछले साल से इस साल कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, ऐसे देखना है, यानी अपोजिट पार्ट आपको कवर करना है। तो करंट एसेट में सीधा और करंट लायबिलिटी में उल्टा। आप बोलोगे सर ये तो रटवा रहे हो, तो देखिए अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया जिसमें आपको बताया था 1 लाख की करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी कितने की आपकी, 60 की, शायद यही बताया था। तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है, 40 की। अब इसमें कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 2019 ईयर का है, मान लो ये करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटी है, ले लिया। अब आप कुछ भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, देखिए करिए इंक्रीज कुछ भी। मान के चलो कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने क्या करा, लोन ले लिया। अब ये मत बोलना कि सर आपने क्या करा, डेटर से कैश मिला वो ले लिया, तो दिमाग लगा लेना, कैश टू डेटर बोलूँगा
तो उस केस में क्या होगा कि कैश 20,000 मिला तो कैश बढ़ गया और डेटर उतने से कम हो गया, तो यहाँ पे जो करंट एसेट है वो 1 लाख ही रही 2020 में भी, यानी जो साल के दौरान चेंज हुआ वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ भी 1 लाख है, यहाँ 60 है करंट लायबिलिटी, तो 40 आएगा। तो वर्किंग कैपिटल में कभी भी करंट से करंट में चेंज नहीं आता। तो जनरली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कैश टू डेटर की जगह एक बार लोन मान लीजिए, और लोन कौन सा, लॉन्ग टर्म का लोन। कौन सा लोन, लॉन्ग टर्म का लोन। तो देखिए नॉन करंट है और ये करंट है, तो कैश कितने से है आपका 1,20,000 हो गया, पहले 20 आ गया था, तो इसका मतलब 1 लाख तो पहले से ही था, तो 1 लाख से 20 कितना बढ़ गया, 1,20,000 हो गया करंट असेट। और लाइबिलिटी कितनी है 60, 120 में 60 गए तो वर्किंग कैपिटल क्या आ गई 60। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी करंट असेट्स 20 से बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल भी 20 से बढ़ रही है। अब एक बार कम करके देख लीजिए, मान के चलो कि आपने लोन का पेमेंट किया तो एंट्री क्या होगी, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 20 गया, तो 1 लाख में से 20 गया 80 में से करंट लायबिलिटी वही है 60, तो वर्किंग कैपिटल कितनी रह गई 20 रह गई, तो इसका मतलब डिक्रीज हो गई। तो अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होती है। अब यही एग्जाम्पल में आप क्या कीजिए, यानी जो मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको 60,000 बताया, तो आपका कितना आ रहा था, ये 40,000 आ रहा था। तो आपको पता है कि अगर यही पार्ट में आप क्या करोगे, करंट लायबिलिटी का पार्ट देख लीजिए, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज करने का मैं एक सेंस बोल देता हूँ आपको, जैसे कोई भी मान के चल लीजिए, जैसे बीपी का पार्ट मान लीजिए, पर बीपी से रिलेटेड आप बोलोगे तो आपने क्या दिया होगा, देखिए कुछ भी हो सकता है मेरे हिसाब से। देखिए ऐसे कर सकते हो कि मान लो कि अगर आपको बीपी का पेमेंट करना था तो उसके बदले में आपने क्या कर दिया, अपनी मशीनरी दे दी, ठीक है, तो मशीनरी जा रही है, तो ये आपका नॉन करंट है और ये क्या आपका करंट है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ बीपी का पार्ट एडजस्ट हुआ है, तो आपकी करंट एसेट्स में कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये मशीनरी आपकी नॉन करंट थी, और 60 की थी आपकी करंट लायबिलिटी, और मान के चलो कि ये बीपी जो आपकी थी वो कितने की थी, एग्जाम्पल में लीजिए 30,000 की थी, ठीक है। तो आपको पता है कि 60 की करंट लायबिलिटी में से जैसे 30 की बीपी चले गया तो यहाँ पे 30,000 चले गया, 1 लाख में से 30 गए तो क्या आया 70। तो मैंने क्या बताया, अगर करंट लायबिलिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है 60 से 30, तो वर्किंग कैपिटल 40 से 70 हो जाएगी इंक्रीज। तो इन्वर्स रिलेशनशिप की अगर करंट लायबिलिटी कम होती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, समझ गए। तो रटना कुछ भी नहीं है, आप खुद का एग्जाम्पल खुद बना सकते हो। अब आप देखना कि यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं तो ये क्या है आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, ये आपका किसका है, ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट। तो रटना कुछ भी नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट आ गया, ये इन्वेंट्री का, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब बताया हुआ है, अदर करंट एसेट का पार्ट आ गया, करंट लायबिलिटी में देखोगे ये ट्रेड पेबल का पार्ट आ गया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपका आ गया, तो ये किस में आता है आपका, अदर करंट लायबिलिटी में आ गया आपका पार्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका आ गया, शॉर्ट टर्म एडवांसेज यानी शॉर्ट टर्म लोन्स आपने दिए हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ गया, एक तरीके से दिए हैं बोल रहा हूँ, सॉरी लिए हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ गया आपका। डिविडेंड पेबल आपका अदर करंट लायबिलिटी के वाले पार्ट में आ गया। प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सेक्शन आपका किस में आ गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाले पार्ट में आ गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि देखिए मैं तो क्या करता हूँ कंपनी के हिसाब से मानता हूँ। एग्जाम्पल चाहे मैंने अलग कवर किया है, एग्जाम्पल में चाहे मैंने एप्रोप्रिएशन माना है, लेकिन मैं क्या मानता हूँ हमेशा चार्ज। तो मैं चार्ज मान के, क्योंकि देखो क्या है कि मैंने जब अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ाया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उनके प्रोफेसर के हिसाब से, उनकी बुक के हिसाब से, बीकॉम में, तो जनरली मैंने क्या कवर कराया है कि इसको शेड्यूल में ही ले लो, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन। इससे क्या फ़ायदा होता है, ना आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाने की ज़रूरत होती है, ना आपको पीएनएल में एडजस्ट करने की होती है। अगर आप यहाँ नहीं दिखाते तो आपको क्या करना पड़ता है, पीएनएल में भी एडजस्ट करना पड़ता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है, तो आपका डबल काम होता है। जबकि मैं उनको नीचे क्या बोलता हूँ, अजम्पशन दे दीजिए कीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होती है अपना नोट चलता है, तो आप क्या बोलोगे कि कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शेड्यूल 3 के हिसाब से पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिमिटेशन है कि यहाँ पे ABCD आएगा, और ABCD के हिसाब से क्या पता कौन सा ऑप्शन दे, तो उस वक्त के हिसाब से आप देख लेना कि चार्ज माना है या एप्रोप्रिएशन। मैं क्या मानता हूँ चार्ज, तो हमेशा मैं किस में दिखाता हूँ, शेड्यूल में। अगर आप एप्रोप्रिएशन दिखाओगे तो आप किस में दिखाओगे, इस स्टेटमेंट पे, जिसे हम बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया तो आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड मानते हुए पेमेंट ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिखाना पड़ेगा। आ गया समझ में, पेमेंट ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिखाना पड़ेगा। और जब आप एडजस्टेड पीएनएल का फॉर्मेट बनाते हो, ये रहा, अभी देखना मैं आपको सारा पार्ट कवर करके बता ही देता हूँ ना, ये रहा, तो इसको मैं आपको पर्टिकुलर ये रहा, एडजस्टेड पीएनएल का फॉर्मेट है, टू और बाय आपको दिख रहा है, तो देखिए टू डिविडेंड इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंट्रीम आ गया। और देखिए ये रहा, टू प्रपोज
इफ़ नॉट टेकन एज करंट लाइबिलिटी, इफ़ नॉट टेकन एज करंट लाइबिलिटी, तो अगर आप करंट लाइबिलिटी नहीं लेते, यानी अगर आप एप्रोप्रिएशन मानते हो, तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखाना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। और ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन अपन ने निकाला है, ये निकल के आता है, देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन पीएनएल के थ्रू। तो ये जनरली क्या दिखाता है कि डेबिट साइड का ज़्यादा है टोटल क्रेडिट से, तो हम जनरली क्या बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट का पार्ट आ रहा है, यानी सोर्स ऑफ फंड का पार्ट आ रहा है। ठीक, तो ये आपका आगे अगली वीडियो में पार्ट आएगा, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर कवर कराता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि देखिए इसके थ्रू क्या है, याद रखना कि यहाँ पे कभी भी आपको ये बंद नहीं करना, ये तो क्या फॉर्मेट है इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है, तो ये आपको बंद नहीं करना, याद रखना यहाँ तक आपको बंद कर देना है। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी लेस करोगे तो इस साल की वर्किंग कैपिटल आएगी। इसी तरीके से आपकी करंट असेट ये वाली है, इसमें करंट लायबिलिटी तो करंट ईयर की आएगी, तो ये प्रीवियस ईयर की आएगी और करंट। अगर इसका आप गैप देखोगे तो वो इंक्रीज डिक्रीज बताएगा, और यही चीज़ आपको यहाँ से भी दिख जाएगी, तो आपको मैचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। आप समझिए कि जैसे यहाँ पे 1 लाख का पार्ट आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है डिक्रीज में 60 का पार्ट आ रहा है, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ 40 का पार्ट, तो वो नेट इंक्रीज और डिक्रीज का पार्ट अपने आप आपको शो हो जाएगा। कैसे, एक पर्टिकुलर क्या करते हैं हम, जो अगला इलस्ट्रेशन ले रहे थे, अगली वीडियो में लेने वाले थे, वो अभी कवर कर लेते हैं। मैं सीधा वहाँ लेके चल लेता हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए यहाँ बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 12 एंड 13 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, 12 और 13 का आपको दे रखा है डेटा। आप ये गुडविल देखोगे तो क्या होती है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग टेंजिबल, प्लांट टेंजिबल, इन्वेस्टमेंट आपको क्या दे रखा है, कुछ नहीं बोल रखा तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या जरूरी नहीं ट्रेड, नॉन ट्रेड मान के लॉन्ग टर्म मान लीजिए, तो आपको पता है कि आपका नॉन करंट ही है। ठीक है, जब कुछ नहीं बोलता तो लॉन्ग टर्म ही होता है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं होता। तो ये स्टॉक आपका करंट है क्योंकि शॉर्ट टर्म है, बी आर करंट है, डेटर करंट है, कैश करंट है, इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का पार्ट, जनरल रिजर्व, पीएनएल शेयर होल्डर फंड का पार्ट, तो आपको पता है कि ओनर्स इक्विटी से रिलेटेड है, प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ, तो ये नॉन करंट ही है। अब देखिए करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, आप क्या मानते हो, मैंने बोला कि अगर ये कंपनी होती, अब मान के चलो कि ये कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब क्या करोगे आप क्वेश्चन करोगे या अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी में नहीं आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या माना है, इसको क्या बोलते हैं, उसको एप्रोप्रिएशन माना है। क्या माना है, एप्रोप्रिएशन माना है। आप बोलोगे सर हम ये भूल जाएंगे, तो ये मैंने थियोरटिकल पार्ट में कवर कर रखा है, मेरे हिसाब से मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा। अभी मैंने बता दिया आपको, लेकिन अगली वीडियो में वापस समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो जब भी हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जब भी नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं तो कहाँ आएगा, 2 जगह, एक तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन ऑफ फंड में, और एक कहाँ आएगा, एडजस्टेड पीएनएल में। जब आपको कुछ नहीं बोलता तो आपको ये ध्यान रहा होगा कि ओपनिंग पे करते हैं और क्लोजिंग पीएनएल में डालते हैं। तो अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दे रखा तो इतना आप पे करोगे, क्योंकि जैसे आप पे करोगे वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा, क्योंकि आपने इसको नॉन करंट लायबिलिटी माना है। तो जब भी आप एप्रोप्रिएशन मानते हो तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, जैसे रिजर्व को आप नॉन करंट मानते हो वैसे एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड भी ऐसे ही है, सेम, यहाँ पे लिया हुआ नहीं है, यानी मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कवर नहीं करा, लेकिन याद रखिए, देखिए जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है, सेम प्रपोज डिविडेंड भी वही होता है। अगर कुछ नहीं देता तो ओपनिंग पे और क्लोजिंग पीएनएल में। क्यों, क्योंकि पिछले साल का जो प्रोविजन क्लोजिंग था वो इस साल तो पे करना ही होगा, ये मान के चलेंगे, तो इस साल 16,000 पे होगा, और जो क्लोजिंग में बना हुआ है वो इस साल हमने बनाया होगा, तो इस साल हमने बनाया मतलब मेड किया, क्रिएट किया, प्रोवाइड किया, तो मतलब बाय पीएनएल आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 18,000, समझ गए। लेकिन नीचे दे रखा है, तभी मैंने आपको दिखाया नहीं लाइन में। अब नीचे कितना दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स 19, तो इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। तो मैंने क्या बोला, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो पार्ट है वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसको नॉन करंट लायबिलिटी माना है, जिसे हम याद रखना बार बार क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन। अगर चार्ज बोलते हैं तो क्या मानते हैं, करंट लायबिलिटी, और अगर भूल जाते हो तो बैलेंस शीट याद रख लेना कि आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बताया था। ठीक है, तो क्रेडिटर बीपी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो आएगा ही आएगा। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2 तरीके से होता है, अगर आप कभी भी पढ़ोगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, यानी सॉरी कहीं पे भी आप पढ़ के देखोगे तो बोलेगा डेटर में से लेस कर दो, डेटर में से, या क्या करो डेटर ग्रॉस दिखाओ, तो देखिए ग्रॉस दिखाया हुआ है, लेस थोड़ी किया हुआ है, क्योंकि अलग से। अगर सपोज करो यहाँ पे आपका प्रोविजन बना हुआ दे रखा होता और 18,000 में से कितने 400 गए हुए होते, तो 17,600 आ रहा होता, तो आप क्या करते, जब भी आंसर लेते तो यहाँ पे 17,600 दिखाते,
लेकिन इसने क्या करा, प्रोविजन को अलग से दिखा दिया। तो ये प्रोविजन किस पे बना हुआ है, करंट असेट पे। किस पे बना हुआ है, तो जब भी प्रोविजन करंट असेट से रिलेटेड होता है, याद रखना करंट असेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हो, जैसे प्रोविजन फॉर BR हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, तो आपको या तो अलग से दिखा देना है या पहले से ही लेस करके ले लो, आपका अपने आप वर्किंग कैपिटल सेम ही आएगा, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ठीक, तो देखिए स्टॉक ले लिया, BR ले लिया, डेटर ले लिया, कैश ले लिया। अब देखिए ये आपका पिछले साल का है 12 का, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो देखो 30 से 23 400 क्या हुआ, कम हो गया। अब आपको पता है कि करंट एसेट में सीधा सोचना है, डिक्रीज, ये बढ़ गया इंक्रीज, ये बढ़ गया इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे कोई टोटलिंग थोड़ी कर रखी है, बंद कर रखा है क्या, नहीं, तो ये नहीं सोचना आपको। 18 से 19 1, 66 से 15 200, 8600, 8000 से 54 क्रेडिटर कम हो गए, कम हो गए तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो करंट लायबिलिटी कम होने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। 1200 से 800 करंट लायबिलिटी कम होने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। 400 से 600 करंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कम होती है, करंट लायबिलिटी बढ़ने से। अब आप देखिए 47 आपका आ रहा है और 54 आ रहा है। 47 से 54 कितना बढ़ा, 7000। और यहाँ पे भी देख लेना इंक्रीज कितना है, 13800, डिक्रीज कितना है, 6800। तो कितना बढ़ा, इंक्रीज कितना हुआ, नेट नेट इंक्रीज कितना हुआ, 7000। तो आप क्या बोल सकते हैं, 54 54 13800, 13800। अब देखिए जो ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ये आप कहाँ पे दिखाओगे, सोर्स में या एप्लीकेशन में, ये बताइए, सोचिए। नहीं सोचा तो देखिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है आपका, सोर्सेज ऑफ, यानी सॉरी वैसे तो किस में दिखाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाएंगे। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, किसको, उस ट्रांजैक्शन को। लेकिन यहाँ पे तो हमने ये कैलकुलेट कर रखा है, किसके थ्रू, शेड्यूल के थ्रू। तो जब भी शेड्यूल के थ्रू आए तो याद रखना, अगर इंक्रीज का पार्ट आ रहा है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाता है, और डिक्रीज का पार्ट आता है तो सोर्सेज ऑफ फंड में जाता है। आप खुद देख सकते हैं नीचे कि यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ दिखाया गया, मतलब कहाँ पे, एप्लीकेशन में दिखाया गया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है बताएगा तुम्हें, कि अगर हमारे सोर्सेज का पार्ट ज़्यादा है और इंक्रीज को छोड़ दीजिए, तो 36 में से अगर आप ये टोटल करेंगे, 3 + 1 4, 4 + 17 21, 28 21 + 8 29, 36 में 29 जाएंगे तो 7000 हमारा बच जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो ये दिखा रहा है। तो इसका मतलब जब सोर्स का पार्ट ज़्यादा होगा, सोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, फिक्स्ड रेट बेचे, आपने शेयर कैपिटल इशू करी, डिबेंचर इशू करे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करे, तो उससे जो आपका अमाउंट अरेंज हुआ है, जो आपके पास एक तरीके से फंड अरेंज हुआ है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड, यानी हमारे पास कहाँ से आया, अगर वो पार्ट ज़्यादा है और ये पार्ट कम है तो हम यहाँ थोड़ी दिखाएंगे, हम तो अपोजिट में ही दिखाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये पार्ट ज़्यादा है और ये पार्ट कम, तो ये डिक्रीज थोड़ी होता है। आपको पता है कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उसका डिफरेंस का पार्ट कहाँ आएगा, जहाँ पे कम है, लेकिन इसको बोलेंगे तो क्या, इंक्रीज ही बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि सोर्सेज बढ़ने से और एप्लीकेशन का पार्ट कम है उससे, तो सोर्सेज का जो नेट डिफरेंस पार्ट आएगा वो कहाँ पे दिखाओगे, इधर, लेकिन उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो सोर्सेज से लिंक है। अगर आपको नॉर्मली क्वेश्चन में बोल दे कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ दिखाएगी, तो आप क्या बोलोगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। डिक्रीज कहाँ दिखाई जाएगी, सोर्सेज ऑफ फंड में। लेकिन अगर आपको बोले कि किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन से आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे क्या कहेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड। क्यों, क्योंकि किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप क्या बोलोगे, यानी मान के चलिए, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलता हूं कि अगर बैंक अकाउंट डेबिट, ये ट्रांजेक्शन है एक बिजनेस का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 10,000 से आपका क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि 10,000 यहाँ पे दिखाएंगे, इससे ये 46 आएगा, 46 आने से ये 7,000 था, अब ये 17,000 हो जाएगा। यानी जो डिफरेंस था वो 7 नहीं रहेगा, वो 17 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, वो सोर्सेज ऑफ फंड कहलाएगा। तो याद रखना दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में आती है और डिक्रीज सोर्सेज में आती है। लेकिन अगर आपसे ये बोल दे कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ फंड बोलेंगे। किसको, उस ट्रांजैक्शन को सोर्स ऑफ फंड बोलेंगे। इसलिए ठीक है, तो यही लाइन मैंने आपको ऊपर कवर करके दे रखी थी। ये मैं कल पार्ट बताऊंगा, वैसे तो कुछ एक तो पार्ट भी मैं सारा कवर कराता हूँ, क्या करें।
तो टाइम लग जाता है। हाँ ये रहा। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको ये पार्ट बताया था यहाँ पर शुरू शुरू में ही। वैसे जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको सारा पार्ट पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया। ये रहा, देखिए, इफ़ एनी ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इट इज़ सेड टू बी ए सोर्स और इनफ्लो ऑफ फंड। इफ़ इट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल इट इज़ सेड टू बी एन एप्लीकेशन और आउटफ्लो फंड। तो देखिए ट्रांजेक्शन के लिए बोल रहा है कि अगर बैंक टू शेयर कैपिटल से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है, 7 की जगह मेरी कितनी हो गई थी 17, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, तो उसे सोर्स या इनफ्लो बोलेंगे क्योंकि आपको बताया कि सोर्स का पार्ट ज़्यादा आ रहा है। और अगर किसी ट्रांजेक्शन से वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, ठीक, या मान के चलो जैसे आपने लोन का पेमेंट किया तो आपको पता है कि वो एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि लोन का पेमेंट करने पर वो एप्लीकेशन पार्ट में जाएगी, उसके थ्रू आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज का मतलब वो कहाँ पे दिखाया जाएगा? आपका सोर्सेज वाले पार्ट में दिखाया जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन का पार्ट ज़्यादा है। तो ये बोल रहा है अगर किसी ट्रांजेक्शन से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो उसे क्या बोला जाता है? उसे एप्लीकेशन या आउटफ्लो फंड। समझ गए? तभी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये पार्ट आपको करा दिया था मीनिंग डेफिनेशन। मैंने आपको बोला था कि इंटरप्रिटेशन का पार्ट, सॉरी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन का पार्ट अगली वीडियो में कवर कराऊंगा। अब मैंने प्रोसीजर के पार्ट में बताया था कि ये थ्योरेटिकल पार्ट, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए 5 मिनट का है, जो मैंने सेम बताया वही पार्ट है। ये बोला इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बिकॉज नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज यूज ऑफ फंड एंड नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज सोर्स ऑफ फंड। देखिए अब ये बोल दिया, तो मैं अगर आपको पहले ही पढ़ा लेता तो आप कन्फ्यूज हो जाते। तो आपको पता है कि अभी नीचे मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज अगर कुछ बोले, सिर्फ सिंपल बोले नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। आ गया ना? और नेट डिक्रीज कहाँ आता है? सोर्स में आता है। अगर आपको ध्यान नहीं होता तो पता है कैसे करना है आपको, ये भी बता देता हूँ। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट तो आपको याद रहता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको अगर याद रहता है तो आपको पता है कि यहाँ पे सोर्स है या एप्लीकेशन है, ये तो याद रहता है। तो देखो सबसे पहले ABCDEFGHI, तो डी पहले आता है और आई बाद में आता है। तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? देखिए सोर्स नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स ऑफ फंड और नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। लेकिन याद रखना कि अगर आपसे ऊपर वाली लाइन में मैंने बताया था तो उसमें क्या बोला? अगर किसी ट्रांजेक्शन से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज का पार्ट, क्योंकि ये बढ़ रही है तभी इसी साइड लिख पा रहे हो। P&L नहीं निकाला क्या? नेट प्रॉफिट, ठीक है, आपको पता है बाई साइड बढ़ती है तो बाई साइड थोड़ी लिखते हो, टू साइड लिखते हो नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्यों लिखते हो? क्योंकि आपको पता है कि बाई साइड बढ़ रही है, क्रेडिट का साइड ज़्यादा है और डेबिट का पार्ट कम, तो इसलिए डेबिट साइड में दिखाओगे इक्वल करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी यही करना है। तो ये ट्रांजेक्शन की बात करेगा तो ट्रांजेक्शन में अपोजिट सोचना है। समझ गए? तो यहाँ बोल रहा है वी टेक टू बैलेंस शीट, वन इज करंट ईयर बैलेंस शीट एंड अदर इज प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, देन वी सेपरेट करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटीज। इफ करंट असेट आर मोर देन प्रीवियस ईयर करंट असेट इंक्रीज, इफ करंट असेट्स आर लेस देन प्रीवियस ईयर करंट असेट डिक्रीज। ठीक, बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट एंड वर्किंग कैपिटल इज पॉजिटिव एंड इफ चेंज इन करंट असेट वर्किंग कैपिटल विल चेंज इन सेम डायरेक्शन। मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ेगी, कम हो रहा है तो कम होगी। करंट लायबिलिटी में क्या है? अगर करंट लायबिलिटी पिछली करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, अगर करंट लायबिलिटी कम है पिछली करंट लायबिलिटी से तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो रिलेशनशिप क्या हो गया? इनवर्स। क्या हो गया? अगर आपको समझ में नहीं आता फिर भी तो ये बोल रहा है, इसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कब होगी? जब करंट असेट इंक्रीज होगी और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल कब डिक्रीज होगी? जब करंट असेट डिक्रीज होगी और करंट लायबिलिटी अपोजिट रहेगी। वर्किंग कैपिटल में कब चेंज नहीं होगा? जब दोनों करंट हो, डेटर से कैश मिला या BR से कैश मिला, क्रेडिटर को पेमेंट किया या BP को पेमेंट किया, दोनों करंट है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपको पता है कि डेटर्स टू सेल, सेल का मतलब क्या होता है? स्टॉक गया, तो स्टॉक गया तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से आपकी करंट असेट में से स्टॉक चले जाएगा, लेकिन उतने से आपका डेटर्स का पार्ट वापस से आ जाएगा। या अगर कैश में सेल करते हो तो उतना सा आपका कैश का पार्ट, या अगर आप बैंक के थ्रू करते हो तो उतना आपके बैंक में पार्ट आ जाएगा। तो करंट से करंट सेम हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा वर्किंग कैपिटल में। वैसे ही गुड्स की बात कर रहा है कि परचेज ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो स्टॉक आया उतने से आपका क्रेडिटर का पार्ट रहा। ठीक तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब देखिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर शेड्यूल बता दिया और मैंने उसमें प्रोविज़न का पार्ट भी बता दिया। वैसे मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जो स्टेटमेंट है ना, ये भी कवर कर लेते हैं क्योंकि लास्ट पार्ट है। अगली वीडियो में बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्या बताया कि जो ये इससे रिलेटेड सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन है इसको मैंने डिटेल में भी कवर कर रखा है। वैसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कवर कर दिया। यहाँ पे शुरू में यही बोल रहा है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो क्या बताता है कि क्या सोर्सेज ऑफ फंड हुए, वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच फंड
हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड एंड द यूजेज और एप्लीकेशन टू विच दीज फंड हैव बीन पुट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया और कहाँ को गया। तो एक रिपोर्ट फॉर्म में होता है जो कि जनरली अकाउंट के फॉर्म में नहीं होता, और एक टी फॉर्म में होता है जो कि अकाउंट फॉर्म में होता है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग टाइप। इसका मतलब क्या है, अपने आप आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और जैसे ही आपने शेड्यूल का जो आंसर निकाला है मतलब वर्किंग कैपिटल का, वही आपको दिखने लग जाएगा। यानी नेट जो डिफरेंस है वो अपने आप आपको वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस पता लगने लग जाएगा। यही तो होता है। तो देखिए सोर्सेज में क्या बोल दिया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखना है, ये मैं आपको कल बताऊंगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब देखिए जब भी आप देखना बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू लोन, तो आपको पता है कि एक करंट एक नॉन करंट है। रिसिप्ट फ्रॉम पार्टली पेड अप शेयर कॉल्ड अप, तो आपको जो भी जैसे 10 रुपीज़ थे, आपने अभी तक 8 रुपीज़ ही मांगे थे, तो बाकी 2 रुपीज़ के बच गए, तो वो 2 रुपीज़ का अमाउंट क्या हो गया, जो आपने पार्टली पेड अप की बात की थी, आपको 2 रुपीज़ के हिसाब से नहीं मिला था या आपने अभी तक मांगा नहीं था, तो आपने कॉल्ड अप कर दिया, तो आपको पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेल ऑफ नॉन करंट फिक्स्ड एसेट, नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट सच एज डिविडेंड रिसीव्ड। अब देखिए डिविडेंड रिसिप्ट का पार्ट क्यों ले लिया, क्योंकि वो तो क्या था, डिविडेंड, वो पेमेंट से रिलेटेड था। वो कंपनी क्या करती है, इशू करती है शेयर, तो उस पर डिविडेंड प्रपोज करती है, क्या करती है, प्रपोज करती है, तो वो उसको एप्रोप्रिएशन भी मान सकती है और चार्ज भी। मैं क्या मानता हूँ हमेशा, चार्ज, मतलब मैं करंट लायबिलिटी का पार्ट मानता हूँ, तो मैं कभी यहाँ पे दिखाता ही नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन वाले पार्ट में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो क्या है, इनकम से रिलेटेड है, कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर इनकम मिली, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट का पार्ट आपका आ गया, नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट ले लिया। ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट ले लिया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट ले लिया एज पर शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया था, डिक्रीज DI अगर आपको सोचना है। एप्लीकेशन देखिए, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन था वो प्रॉफिट को डिनोट कर रहा था, ये लॉस को डिनोट कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेमेंट कर दिया मैच्योरिटी पे, डिवेंचर का मैच्योरिटी पेमेंट कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट कर दिया, फिक्स एसेट हमने खरीद ली, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉन ट्रेडिंग पेमेंट कोई करा है तो वो पर्टिकुलर आ जाएगा। अब देखिए नॉन ट्रेडिंग पेमेंट में तो जनरली यही बोलता है कि आपने डिविडेंड पेमेंट करा, लेकिन वो नीचे अलग से दे दिया, यानी ये भी मान के चलो जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं हो, यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं हो, तो वो नॉन ट्रेडिंग पेमेंट आ गया। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज पर शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक, तो ये फॉर्मेट नॉर्मल था। अब क्या करेंगे, कल जो आज इलस्ट्रेशन मैंने कराया उसी से रिलेटेड हम कवर कर लेंगे। ये टी फॉर्म बता रखा है, टी फॉर्म का मतलब क्या है, अकाउंट शेप, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे सोर्सेज में वैसे दे रखे हैं, और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का पार्ट। लास्ट में आपका डिफरेंस या तो ये आ जाता है या ये आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल या स्टेटमेंट सही बना है या आपने कोई गलती नहीं की है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ फंड में एक एक करके सारी डिटेलें दे रखी है, तो अगली वीडियो में कवर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 आवर की वीडियोज़ में इतना पार्ट आज सफिशेंट है। अब देखिए अगली वीडियो में क्या आएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये सोर्सेज और एप्लीकेशन है, इसका जो मैंने अभी आपको पार्ट बताया, तो इनसे रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल पार्ट आएंगे, ये देखिए। फिर आपका ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन का एक स्टेटमेंट बनेगा, ठीक। फिर देखिए इशू ऑफ शेयर कैपिटल अपन ने भी देखा था, इशू ऑफ डिवेंचर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आपने डिवेंचर को कन्वर्ट किया किस में, प्रेफरेंस शेयर में, तो डिवेंचर टू प्रेफरेंस शेयर, ये एंट्री आएगी क्या, नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके से बहुत सारी एंट्री सोचनी पड़ती है। मैंने आपको बोला कि मैंने मशीनरी खरीदी और अभी तक पेमेंट नहीं करा, तो मशीनरी टू क्रेडिटर आएगा, क्योंकि उस केस में क्या है, मशीनरी नॉन करंट है और क्रेडिटर क्या है आपका, करंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ फंड का पार्ट आपका आएगा ही आएगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड का पार्ट आएगा। मशीनरी खरीदी और क्रेडिटर क्या है अपना, वर्किंग कैपिटल का पार्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उससे वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो रही है, तो वो आएगा ही आएगा। इस तरीके से आपको सोचना है, तो वो सारा पार्ट आपका कवर होगा। फिर उसके बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट आपका रह गया है कौन सा, एक तो इंपॉर्टेंस का पार्ट और लिमिटेशन का, वो कवर कर लेंगे, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।